स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम हॉपर और एल को देखते हैं जो कि अभी उसी बड़ी सी दीवार के सामने खड़े थे। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर ये बनी हुई दीवार जिसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो किस चीज से बनी है, उसके पीछे क्या है। एल उसे अपनी पूरी शक्तियों की जोर से तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें छेद करने की कोशिश कर रही है, उसके आर पार महसूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके पीछे क्या है। उसकी पावर्स भी फेल है। हॉपर उसे अपनी पावर्स यूज करने से मना करता है कि बस करो, अब अगर नहीं पता चल रहा है तो रुक जाओ, हम कोई और तरीका निकाल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एल को लग रहा था कि इस दीवार के पीछे हो सकता है वेक्ना है, उसका घर है, सारी चीजें वो यहीं से ही कैलकुलेट या मैनिपुलेट कर रहा है, तो हमें देख लेना चाहिए कि इसके पीछे आखिर क्या हो सकता है। लेकिन हॉपर मना कर देता है कि नहीं, हमें शायद कुछ और चीज देखनी चाहिए। तभी इनकी तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है और तब हमें पता चलता है कि आर्मी वालों ने एल को ढूंढ लिया है। वो अपने साथ में बड़ी गाड़ियों के ऊपर वेव्स लगा के आए हैं, ऐसी अल्ट्रासाउंड वेव्स जिसकी वजह से एल कहीं ना कहीं खुद का आपा खो बैठी है। क्योंकि वो एक स्पेशल लड़की है तो उसकी पावर्स को कंट्रोल कर लिया गया है। वो अब कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही है, ना ही खुद की पावर्स को यूज कर पा रही है। यहाँ पे हम जॉयस को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी रॉबिन और विल उसे मिलते हैं क्योंकि रॉबिन कल विल को अपने साथ ले गई थी। इस बात से जॉयस हद से ज्यादा गुस्से के अंदर थी। वो गाड़ी के अंदर दोनों बच्चों को बिठाती है। सबसे पहले तो रॉबिन के ऊपर चिल्लाती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं मना कर रही थी कि मेरे बेटे को कोई कहीं भी नहीं लेके जाएगा और तुम्हें समझ में नहीं आती है। वो विल के ऊपर भी बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन विल भी भड़का हुआ था कि आप हमेशा मुझे बच्चे के जैसे ट्रीट करती है, बच्चा बना के रखती है, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं और आप हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन जॉयस तो और ज्यादा भड़क जाती है कि मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मेरे बेटे हो और जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना है। जिसके बाद स्कूल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये हॉली की स्कूल है जहाँ पे हमें और भी बच्चे दिखाई देते हैं। एक डेरिक, एक मोटा सा बच्चा है और हम ये देख पाते हैं कि जो अगला शिकार है, जैसे कि हॉली हमें ये सीजन की फर्स्ट शिकार दिखाई गई है, तो सेकंड जो शिकार है वो डेरिक है, क्योंकि अगला जो हमने फेस देखा था वो हेनरी का था। जिसके बाद में सीन हॉली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हेनरी उसे इस घर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है, पिलाता है, केक्स वगैरह अच्छे से रखता है और उसे बार बार में यही बताता है कि वो यहाँ पे मॉन्स्टर से दूर बहुत अच्छे से सेफ है, जल्दी से उसके मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अगली दोस्ती के लिए यहाँ पे वो नए बच्चों को भी लाने वाला है, जैसे कि बच्चा डेरिक। अब हॉली को डेरिक पसंद नहीं था तो हेनरी उसे पागल बनाता है कि अगर तुम कहोगी तो मैं डेरिक को डरा दूंगा, अगर वो शैतानी करेगा या तुम्हें परेशान करेगा तो उसे मॉन्स्टर खा जाएंगे और वो उसे यहाँ पे लेके भी नहीं आएंगे। यानी कि हॉली को बहुत ज्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था। इसके बाद में जब हेनरी यहाँ से जाने वाला था तो हॉली को बस इतनी सी ही बात कह के जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें बस इस घर से बाहर नहीं निकलना है, घने जंगल की तरफ नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, अगर तुम यहाँ रहोगी तो बिल्कुल सेफ रहोगी। हॉली को खेलने के लिए वो कई सारे गिफ्ट्स वगैरह भी छोड़ के जाता है जिससे हॉली का मन लगा रहे। अब हॉली सोचती है कि जब उसका यहाँ पे इतना अच्छा सा काम चल रहा है तो वो आखिर हेनरी की ये बात मानेगी, क्यों कोई गड़बड़ करेगी, और घर के अंदर चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं हॉपर ने कैसे तैसे करके एल को एक दीवार के पीछे ले आया था वो, और कहीं से उसे बस शील्ड कर रहा था ताकि उसे कोई अपने साथ ना ले जाए। एल की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन आर्मी मेंबर्स ने अपनी वही अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत जोर से चलाई जिसकी वेव्स एल को बहुत बुरी तरीके से पेन फील करवा रही थी। एल ऑलमोस्ट मरने जैसी हालत के अंदर थी, इसी चक्कर में उसकी चीख निकल गई थी। लेकिन हॉपर ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे यहाँ पे आर्मी वाले आते हैं वो धमाधम गोलियां दाग देता है। यहाँ पे बहुत भयंकर वाला चेजिंग सीन होता है, अच्छी खासी फाइट चलती है। हॉपर दूसरी तरफ से शूट कर रहा है, सामने से आर्मी वाले शूट कर रहे हैं, लेकिन तभी हॉपर का दिमाग चलता है। उसके पास में बम थे और उसने उठा के सीधा उस मशीन के ऊपर फेंका तो वो मशीन सीधा ब्लास्ट हो गई। अब जैसे ही वो वेव्स रुकती है तब जाके एल अपनी फॉर्म में वापस आ जाती है और जितने भी लोग थे उन्हें उठा उठा के फेंक देती है, उसमें से एक आदमी को पकड़ लेती है। जिसके बाद हम बाकी सारे लोगों का रीयूनियन देखते हैं जो कि अब एक साथ में हो चुके थे, सब इधर उधर गए हुए थे। और अब ये लोग जब डस्टिन को देखते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब भी देखते हैं तो इन्हें समझ में आ गया था कि डस्टिन बेमतलब में पिट जाता है, कोई ना कोई चीजों में फंस जाता है। अब आपस के अंदर ये सब बैठ के मीटिंग करते हैं कि जो अगला शिकार है वो कौन है। यहाँ पे विल बताता है कि कैसे उसने जब लास्ट टाइम कोई विजन्स देखे थे तो वो किसी और के नजरिए से देखे थे, यानी कि डेमोगॉर्गन के नजरिए से, और उसने हॉली को देख लिया था। लेकिन इस बार जो उसे विजन्स दिखाई दे रहे हैं वो उस इंसान के दिखाई दे रहे हैं जो कि शिकार बनने वाला है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि डेरिक है। डेरिक की नजरों से अब विल काफी सारी चीजों को देख पा रहा था। डेरिक के आसपास गुजरने से भी विल को सारी चीजें समझ में आ रही थी। तो यहाँ पे अब ये जितने भी लोग बैठे हैं मिलकर यही प्लानिंग बनाते हैं कि इन्हें डेरिक को अगवा करना है, गायब करना है, ताकि डेरिक को डेमोगॉर्गन आके ले ना जाए। अब डेरिक एक ऐसा लड़का है जिसे इन मॉन्स्टर्स और इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और ऊपर से वो उस उम्र का लड़का है कि जिसे अगर समझाया भी जाए कि तुम्हारी जान खतरे में है तो भी वो नहीं समझेगा। तो उसे अगवा करना तो एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, उसके घर से उसे उठाना बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। तो ये सब मिलकर प्लानिंग करते हैं कि इन्हें अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी। कोई डेरिक के घर पे जाएगा, सारे घर वालों को बेहोश करेगा, उसके बाद में ये लोग डेरिक को उठा के एक ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे डेमोगॉर्गन इन्हें कहीं भी ढूंढ नहीं पाएगा। ऊपर से जब डेमोगॉर्गन डेरिक के घर पे आएगा तो ये लोग उसे ट्रैप करेंगे, जान से मार देंगे। लेकिन आखिर अब डेरिक के घर पे जाएगा तो जाएगा कौन, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। जिसके बाद हम हॉली को देखते हैं, वो घर के अंदर मस्त बेकिंग करती है, नए नए कपड़े पहनती है, खिलौनों से खेलती है जो कि हेनरी ने उसे दिए थे। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है कि जैसे उसके घर को किसी ने नॉक नॉक किया है। हॉली थोड़ी सी डर जाती है, नीचे आके दरवाजा खोलती है तो उसे कोई भी नहीं
दिखाई देता है, लेकिन जो पोस्ट बॉक्स था उसके अंदर एक लेटर था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हॉली आई नीड योर हेल्प, और साथ ही में एक मैप भी बना हुआ था जो कि जंगल की तरफ जाता है। हॉली को पता था कि हेनरी ने उसे हमेशा मना किया था कि कुछ भी हो जाए जंगल की तरफ बिल्कुल मत आना, तो फिर आखिर हेनरी ने ये लेटर क्यों छोड़ा होगा? हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हो। जिसके बाद में सीन यहाँ अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे वापस ही बाकी सारे मेंबर्स पहुंच गए थे, जहाँ पे इन्हें पता था कि एल भाग गई है, उसके साथ में हॉपर भी भाग गया है, क्योंकि इन्हें हॉपर का एक चाकू मिल जाता है। साथ ही में इस तरीके से चीजें अस्त व्यस्त हुई थी कि एल के अलावा ये और कोई चीजें कर भी नहीं सकता था। हम यहाँ पे एल को देखते हैं, हॉपर को देखते हैं जिन्होंने एक आदमी को पकड़ के रखा था। साथ ही में एल जिद कर रही थी कि वो उस आदमी के दिमाग से काफी सारी चीजें उगलवा सकती है, जैसे कि ये दीवार के पीछे क्या है। हॉपर मना करता है कि नहीं, तुम उसके ऊपर किसी भी तरीके की पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगी। तो एल कहती है कि उस दीवार के पीछे कुछ भी हो सकता है, अगर मैं उसके दिमाग में चली गई तो मुझे अभी ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमें डॉक्टर के का पता चल जाएगा, हमें बेस कैंप का पता चल जाएगा, उस दीवार के पीछे क्या है, हमारे पास कई सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। हॉपर आखिरकार एल की बात मान लेता है। अब सीन था लूकस की बहन का। गाइस, जो इससे पहले वाला सीजन था यानी कि सीजन 4, उसके अंदर लूकस की बहन का बहुत ही गजब वाला रोल था एरिका का। इस बार लगभग 3rd सीजन के अंदर एरिका को लाया गया है। बहुत बढ़िया कैरेक्टर है ये भी, इसका भी खूब दिमाग चलता है, बिल्कुल डस्टिन के जैसे। तो यहाँ पे एरिका और उसके जो साइंस वाले टीचर है बैठ के वर्म होल के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहता है, कि वहाँ की दुनिया एक दूसरी दुनिया से जुड़ सकती है, लेकिन वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज वहाँ पे टिकी नहीं सकती है। एक नई दुनिया का बनना तो मानो असंभव है। एरिका का तो ये सब्जेक्ट मानो सबसे ज्यादा फेवरेट था, उसे ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। एरिका को यहाँ पे माइक और लूकस दोनों बुलाते हैं। एरिका रूम से बाहर निकल के आती है। एरिका की अपनी भाई से कुछ खास ज्यादा बनती नहीं है। लूकस और माइक दोनों मिलकर उसे बहुत ज्यादा चीजें समझाते हैं कि प्लीज डेरिक की मदद करो, तुम्हें उसकी बहन के पास जाना पड़ेगा, घर में जितने भी लोग हैं उन्हें बेहोश करना पड़ेगा और डेरिक को उठा के हमारे पास लाना पड़ेगा। अब आखिर एरिका इनकी मदद करती तो क्यों करती, क्योंकि उसकी इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं बनती। आखिरकार माइक को सारी चीजें सच बतानी पड़ती है कि कैसे इसकी बहन जो हॉली है उसे डेमोगॉर्गन आके उठा के ले गया है, और जो अब अगला शिकार है वो डेरिक है। तो अगर एरिका ने हेल्प नहीं की तो डेरिक को भी डेमोगॉर्गन उठा के अपने साथ ले जाएगा। एरिका को ये सब चीजें पहले से पता थी, डेमोगॉर्गन, अपसाइड डाउन वर्ल्ड, वैक्ना, ये सारी चीजें, तो वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे अब डेरिक के घर वालों को बेहोश करने के लिए रॉबिन को कुछ पिल्स चाहिए थी, ऐसी नींद की दवाइयां जो कि उसे हॉस्पिटल से आराम से मिल सकती थी। हॉस्पिटल के अंदर उसकी दादी भी एडमिट थी। वो दादी से मिलने के बहाने अंदर तक आती है। उसके साथ में विल था जिसे वो समझाती है कि कैसे उसकी दादी से मिलने के लिए वो हमेशा आती है, लेकिन जो उसकी नर्स है वो इतनी ज्यादा लापरवाह है कि दरवाजे को यूं ही खुला छोड़ देती है और उसमें इतनी सारी दवाइयां रखी रहती है कि वो आराम से उसे कभी भी चोरी कर सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। रॉबिन ने कई बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डेट को कैंसिल किया है, इस चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा भड़की हुई है, और साथ ही में उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता कि रॉबिन आखिर करती क्या है दवाइयों का। वो बार बार में अपने दोस्तों का नाम लेके आखिर जाती कहाँ है। ये दोनों छुप छुपा के खड़े ही थे। तभी यहाँ पे रॉबिन विल को और भी चीजें बताती है, क्योंकि विल बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखता था इन दोनों के रिलेशन के बारे में जानने में। तो रॉबिन उसे हर बार कोई ना कोई नई चीज बताती रहती थी कि उनका रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो लोग क्या फील करते हैं, और आखिरकार उन्हें बात करते करते दवाइयां भी मिल जाती है बेहोश करने की। जिसके बाद में हम मरी को देखते हैं, वो वापस से चोरी करके बहुत सारा सामान लाया था, क्योंकि इस बार इन्हें डेमोगॉर्गन को मारना था, तो इन्हें सामानों की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस बार फिर डस्टिन मरी के ऊपर चिल्लाता है कि तुम ये सामान नहीं लाए, वो सामान नहीं लाए। तो मरी कहता है कि एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना रिस्क लेके ये सारा सामान लेकर आता हूँ, ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो, मैं तुम्हारा सेंटा क्लॉज हूँ, मुझे थैंक यू बोलने की बजाय तुम चिल्ला रहे हो। अगली बार सामान चाहिए ना तो तुम खुद जाके ले आना। अब यहाँ पे जो इनकी गाड़ी थी जो कि हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ा करती थी अपसाइड डाउन वर्ल्ड की, तो वो गाड़ी बहुत ज्यादा धीरे चल रही थी, तो ये फास्ट तरीके से भाग नहीं पाते, अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। स्टीव पूरी की पूरी गाड़ी को खाली कर रहा था। तभी यहाँ पे डस्टिन का दिमाग चलता है और जो दूसरी रखी हुई गाड़ी है उसके अंदर पूरी के पूरे सेटअप को रेडी कर देता है, क्योंकि उसे तो बस गाड़ी चाहिए थी, सेटअप तो वो आराम से ड्रिल करके भी कर सकता था। यानी कि जो ये पुरानी वाली वैन यूज करते थे उसे इन्होंने हटा दिया था। अब यहाँ पे मरी जो है वो बंदूक वगैरह भी लेकर आया था चोरी कर आके, तो वो सीधा नैन्सी के पास लेकर आता है। नैन्सी भी उन बंदूकों के अंदर कुछ ऐसा ट्रांसमीटर फिक्स करती है, यानी कि ऐसा जिससे कि वो डेमोगॉर्गन को ढूंढ सकते हैं, यानी कि अगर डेमोगॉर्गन के अंदर ये गन लग गई तो वो आराम से उसे लोकेट कर सकते हैं कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर किस तरफ गया है, कहाँ पे लेके भागा है। बाय चांस अगर वो डेरिक को उठा के ले भी जाता है तो अब टाइम था टेस्ट करने का। तो यहाँ पे मरी और जॉनथन दोनों ही मिलके कट्टे वगैरह उठा के लेके जा रहे थे ताकि नैन्सी आराम से शूट कर सके। मरी को भी पता था कि जो जॉनथन है वो नैन्सी को पसंद करता है और उसे जल्दी प्रपोज करने वाला है, लेकिन यहाँ पे जॉनथन कहता है कि यार ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है, उसकी बहन अगवा हो रखी है, यहाँ पे अगला शिकार होने वाला है, उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल के अंदर है। तो मरी उसे समझाता है कि देख मौके का तो तुझे फायदा उठाना पड़ेगा, तुझे आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और नैन्सी उन दोनों के ऊपर चिल्लाती है कि फालतू की बातें मत करो, अभी काम की बातें करो। हम देखते हैं कि जॉनथन ने एक रिंग भी अपने पास रख रखी है कि जैसे उसे टाइम मिलेगा तो वो नैन्सी को प्रपोज कर देगा यहाँ पे। जिसके बाद सीन अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। हम एक आर्मी के मेंबर को देखते हैं जो कि अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था कि आखिर डॉक्टर के कहाँ पर है, उसकी मिशन क्या है, वो आखिर चाहती क्या है, उसने लैब के अंदर क्या क्या रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। हॉपर उससे पूछने की कोशिश करता है लेकिन हॉपर को वो कुछ भी नहीं बताता है।
है। एल यहाँ पे ध्यान रख रही थी तो बताती भी है कि कैसे उसने पी कर दिया है, क्योंकि वो अब कहीं इधर उधर तो जा नहीं सकता है। अब बहुत समझाने के बाद में एल यहाँ पे बैठ जाती है कि अब वो इस आदमी के दिमाग के अंदर जाएगी और सारे सवालों का जवाब खुद ही पालेगी। हॉपर इस आदमी को कहता है कि देख अपने आप से बता दे, नहीं तो अगर ये तेरे दिमाग में चली गई तो आराम से सब निकलवा लेगी, बताना शुरू कर। जिसके बाद में एल इस आदमी के दिमाग के अंदर चली जाती है और सारी चीजें पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डॉक्टर के कहाँ पर है, उसके लैब के अंदर उसने क्या क्या रख रखा है, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, क्या क्या जानवर रख रखे हैं। तो उन्हें पता चलता है एक डेमोगोर्गन के हिस्से रखे हुए हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, डॉक्टर के कोई तो चीज ढूंढ रही है। इसी के साथ में एक दरवाजा है जिसकी दूसरी तरफ क्या है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब इस आर्मी मेंबर को खुद को भी नहीं पता कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है। तो अब एल खुद ही अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाती, ना उसकी दूसरी तरफ देख पाती और बड़े से ब्लास्ट के साथ में नीचे गिर जाती है। हॉपर आता है उसे संभालने के लिए, तो एल कहती है कि जरूर इस दरवाजे के पीछे वही है। डॉक्टर के ने यानी कि इन पूरी आर्मी मेंबर ने वेक्ना को पकड़ लिया है। जिसके बाद में सीन यहाँ हॉली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो बच्ची अपने दिमाग के अंदर खोई हुई थी और सोच रही थी कि अगर उसे लेटर मिला है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या वो हेनरी की मदद कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या वो अकेली इतनी काबिल है कि बाहर चली जाएगी और अगर डर गई तो क्या हुआ। तो वो कुछ सामानों को इकट्ठा करती है और फाइनली डिसाइड करती है कि वो जंगल में जाएगी और हेनरी की मदद करेगी। सारे सामानों को लेकर वो जंगल में जाना शुरू करती है। जिसके बाद में सीन यहाँ डेरिक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपने घर के अंदर ही था, तभी डोरबेल बजती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कोई चंदा मांगने आए तो भगा देना, बाकी कोई अच्छा इंसान आए तो उसका अच्छे से ही वेलकम करना। अब यहाँ पे डेरिक की एक बहन भी थी जिससे एरिका का बहुत भयंकर वाला झगड़ा हुआ था। अब एरिका आते ही इस लड़की से सॉरी बोलने लगती है, तो ये लड़की एरिका को अंदर बुला लेती है कि हाँ ठीक है अंदर आ जाओ। जिसके बाद में बाहर सारे के सारे लोग बस वेट ही कर रहे थे कि एरिका जैसे ही सिग्नल देगी तो ये सब अंदर चले जाएंगे। एरिका पाए बना के लेकर आई थी जिसके अंदर उसने सारी दवाइयां मिलाई थी, बेहोशी की दवाई। डेरिक के माँ बाप और डेरिक ने तीनों ने खा लिया था। एरिका नाटक कर रही थी और डेरिक की बहन जो है टीना, उसने बिल्कुल भी ये पाई नहीं खाया था। एरिका और इस लड़की के बीच में भयंकर वाला झगड़ा हो जाता है। ये लड़की कहती है कि तुम मुझे मोटा करना चाहती हो। एरिका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी देर में इसके माँ बाप जो कि बेहोश हो जाते हैं और एरिका को टीना को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इतनी ही देर में इस डब्बू डेरिक को यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है। साथ ही में पूरे घर के अंदर ट्रैप लगा दिए जाते हैं कि जैसे अब डेमोगोर्गन आएगा तो ये लोग मिलके उसके ऊपर अटैक कर देंगे। कुछ ही देर के अंदर ये पूरा सेटअप तैयार कर चुके थे। लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और ये लोग बाहर वेट ही कर रहे थे। यहाँ पे जैसे नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं कि डेमोगोर्गन आने वाला है, तभी ये सारा सेटअप करके छुप जाते हैं। यहाँ पे हम जॉयस को देखते हैं जो कि विल के साथ में थी, क्योंकि ये दोनों उस जगह पे नहीं थे बल्कि ये बिल्कुल सेफ हाउस के अंदर थे। रॉबिन भी इनके साथ में थी क्योंकि जॉयस हमेशा से चाहती थी कि वो अपने बेटे को सेफ रख सके और कहीं ना कहीं ये दोनों आपस के अंदर झगड़ लेते हैं। तो अब जाके शांत होते हैं। विल अपनी माँ से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो और जॉयस भी माफी मांगती है कि देखो मैं तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहती हूँ, बस और कोई बात नहीं है। इन दोनों को रीयूनियन वापस हो जाता है। रॉबिन ने यहाँ पे डेरिक को पकड़ के रखा था कि कोई गड़बड़ ना कर दे। इतनी ही देर में डेरिक के घर से लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाती है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुलता है, एक डेमोगोर्गन आता है और अब वो कहीं ना कहीं ट्रैप होना शुरू हो जाता है। चद्दर के नीचे डेरिक नहीं बल्कि एक पुतला लेटा हुआ होता है। लूकस उसका ध्यान बटाता है और धमाधम उस पर अटैक होना शुरू हो जाता है। इन्होंने जमीन को काट दिया था, बेसमेंट के अंदर तार बिछा दिए थे ताकि उसके ऊपर आग भी लगाई जा सके और बैक टू बैक शूट भी हो सके। ये लोग वही चीजें करते हैं, लेकिन ये डेमोगोर्गन फंस चुका था, जल चुका था, फिर भी यहाँ से भाग जाता है। फटाफट सब चिल्लाते हैं कि वो भाग गया है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर से उसकी लोकेशन ट्रैक करनी है। डस्टिन और स्टीव मिलकर उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बाद के अंदर ये पता चलता है कि डेमोगोर्गन को पता चल गया है, यानी कि हेनरी को भी पता चल गया है कि इन्होंने डेरिक को कहाँ पे रखा है, क्योंकि विल जहाँ पे था उसे फील हो जाता है कि कोई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जॉयस, एरिका, रॉबिन और विल थे जिन्होंने इस डेरिक को पकड़ के रखा था। ऊपर से डेरिक को बेहोश भी कर रखा था, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद में हम हॉली को देखते हैं। हॉली यहाँ पे जंगल के अंदर चली जाती है, इधर उधर देखने की कोशिश करती है कि आखिर उसे किसकी जान बचानी है। तभी उसे एक तरह की केव्स दिखाई देती है जिसके अंदर कोई हलचल करता है। वो डर के मारे बहुत तेजी से भागती है, उसका पैर लड़खड़ा जाता है, वो नीचे गिरती है और तभी उसकी मदद करने के लिए कोई आता है। ये और कोई नहीं बल्कि गाइस मैक्स थी। अब मैक्स यहाँ पे हेनरी के दिमाग के अंदर क्या कर रही है, बहुत सारी थ्योरी है इस चीज की जो कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि इसकी असली बॉडी तो लगभग 2 साल से कोमा के अंदर पड़ी है। तो आखिर वो यहाँ पे जिंदा कैसे घूम रही है, ये सब कुछ गाइस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।